सिंघम, स्वागत नहीं करोगे अब हमारा? अब आएगा मजा। देखो भैया, एलसीयू यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की खास बात यह है, दिल्ली जैसा जानवर, रोलेक्स जैसा विलन, लियो जैसा हाइना और विक्रम जैसा चालाक और विलन से भी 2 कदम आगे रहने वाला हीरो। वाईआरएफ यूनिवर्स की खासियत है बिग बजट फिल्मों में बड़े स्टार, हर मूवी में पाकिस्तान को पेलना। दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की खासियत है फोक टेल्स वाली भूतिया कहानियों में कॉमेडी का तड़का लगाना, एक नंबर आइटम सॉन्ग्स डालना। और अयान मुखर्जी के अस्त्रवर्ष इज नॉन फॉर हाई एंड वीएफएक्स और लेडी लीड का शिवा शिवा चिल्लाना। लेकिन फिर आती है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल यूनिवर्स, जिसकी आधी फिल्में रीमेक है, मेरा मतलब कॉप यूनिवर्स, और जिसे रोहित शेट्टी इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्स भी कहते हैं, और जो 2021 में 43 मिलियन की बजट में 110 मिलियन का मैसिव कलेक्शन करती है, और ये पहली मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्स भी बन जाती है। एक ऐसी यूनिवर्स जो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें 5 फिल्में, 3 एनिमेटेड सीरीज, 6-7 वीडियो गेम्स और इवन एक वेब सीरीज भी शामिल होती है, जहां पुलिस वालों को अक्सर लोग और सिनेमा भी मामू ठुल्ला और नाकारा समझती आई। तो रोहित शेट्टी ने मुंबई अटैक, राकेश मारिया, तुकाराम ओले जैसे रियल लाइफ सुपर कॉप्स को, जो आज कसाब जैसे टेररिस्ट से खाली हाथ भिड़ गए थे, उनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज बनाई और पुलिस को लेकर पब्लिक का परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया। जहां आज लोग रीमेक्स का नाम सुनते ही तौबा तौबा करते हैं, तो वही इस यूनिवर्स की 3 सबसे बड़ी फिल्में सिंघम, सिंघम रिटर्न, इवन सिम्बा भी रीमेक थी। इसके बाद भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट या सुपर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर थी। तो ये वीडियो यूनिवर्स सीरीज की 3rd एंड कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जहां हम इस यूनिवर्स से जुड़ी कई बातें करेंगे और इस यूनिवर्स की सारी फिल्मों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और कैसे एक कॉमेडी ड्रामा फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर ने कॉप यूनिवर्स जैसी एक कमर्शियली सक्सेसफुल यूनिवर्स बना दी। यूनिवर्स सीरीज की इस वीडियो के बाद आपको रोहित शेट्टी कौन है, कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और रीमेक फिल्मों से कॉप यूनिवर्स को इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया, और उनके फ्यूचर में और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक टाइम पर जहां गंगाजल, खाकी, मोहरा जैसी वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में ईमानदार पुलिस को बेबस, लाचार, सिस्टम की कठपुतली दिखाया जाता था, या फिर घूसखोर नेता लोगों के चाटने वाला कुत्ता, लेकिन फिर पहली बार रोहित शेट्टी अपने यूनिवर्स में पुलिस को फुल ऑन पावर दिए। मैं मतलब रोहित शेट्टी की पुलिस एकदम रियल टाइम बेसिस पर जस्टिस करने लगी। इसके लिए रोहित शेट्टी को काफी ट्रोल भी किया, लेकिन इसी बात ने ऑडियंस का पूरा ध्यान रोहित शेट्टी की मसीहा बनी पुलिस वाली फिल्मों की तरफ खींचा। मतलब जब 90s की फिल्मों में पुलिस को बेबस और लाचार दिखाया जाता था, तो हम टीवी पर या थिएटर में चाहते थे कि भाई पुलिस विलन की पुंगी बजा दे। और सनी देओल की इंडियन में 10 मिनट का वो सीन जिसमें सनी देओल करप्ट मिनिस्टर की कह के लेते हैं, पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसी सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर रोहित शेट्टी अपनी कॉप यूनिवर्स में पुलिस वालों को सुपर कॉप बना देते हैं, जो कमजोर और लाचार नहीं बल्कि विलन से भी ज्यादा पावरफुल, खुद ही में कोर्ट जज और कानून भी होती है। तो बात करें बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर की, तो भाई 50 ईयर्स के रोहित शेट्टी काफी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहां इनके पेरेंट्स हमेशा से फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, खासकर इनके फादर एमबी शेट्टी। आपने काफी सारी फिल्मों में देखा होगा, ये एक स्टंटमैन और एक्शन कोरियोग्राफर भी थे। लेकिन जब रोहित शेट्टी 8-9 साल के थे, तभी इनके पापा की डेथ हो जाती है। 14 साल की एज में ये गंदी इंडस्ट्री में लोग रोहित शेट्टी के साथ काम करने से थरथराने लगे। इनकी किस्मत ने पलटी मारी 2006 में, जब इनकी गोलमाल आई। 15 करोड़ की इस फिल्म ने 45 करोड़ का धांसू बिजनेस किया, और एक कॉमेडी जॉनर फिल्म से रोहित शेट्टी और अजय देवगन की बॉन्डिंग भी और अच्छी हो गई। 2006 से 2008 तक इन्होंने 2 फिल्मों पर एज ए डायरेक्टर काम किया, संडे तो दूसरी गोलमाल रिटर्न्स। जहां संडे एवरेज रही, तो 25 करोड़ की गोलमाल रिटर्न्स ने भाई 80 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। रोहित शेट्टी ने भी कभी भी अपनी फिल्मों को हिट बनाने के लिए खुकार वायलेंस या न्यूडिटी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि इन भाई साहब का कहना है कि फिल्में तभी ब्लॉकबस्टर होती है जब उसे फैमिली देखने आती है, और इनका मानना है कि भैया सक्सेस के लिए मोटिवेशन से भी ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है, और रोहित शेट्टी ने कभी ब्रेक नहीं लिया। और 2000 सिंघम की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर राकेश कदम इस यूनिवर्स का पहला पुलिस ऑफिसर होता है, और सबसे पहले विलन जयकांत सिकरी द्वारा लगाए गए करप्शन के फॉल्स चार्जेस की वजह से वो अपने आप को कोलाबा पुलिस स्टेशन में ही उड़ा लेता है।
राकेश की वाइफ जयकांत सिकरे पर राकेश को झूठे करप्शन के चार्जेस में फंसाने के एलिगेशन लगाती है, लेकिन जयकांत कहता है कि करप्ट था इसलिए मारा गया। फिर कहानी में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास शिवगढ़ लाती है, जहां इस यूनिवर्स के आयरन मैन यानी अपने सिंघम की एंट्री होती है। बिना किसी चार्जशीट फाइल किए वहां के लोगों के सारे मसले यूं ही सुलझा लेता है। मतलब एक ऐसा पुलिस वाला जो सारे मसले खुद ही सुलझा लेता है। बाकी पुलिस वाले जहां रिश्वत लेने के लिए FIR नहीं लिखते, वही अपना सिंघम FIR इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो सारे मसले खुद ही सुलझा लेता है और इवन अपने घर से पैसे लगा देता है उन लोगों की मदद करने में, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सिंघम की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है तभी पहली बार सिंघम का पाला जयकांत सिकरे से पड़ता है। दरअसल जयकांत सिकरे को एक मर्डर के चार्जेस की वजह से एक कंडीशनल बेल मिली होती है और उसे शिवगढ़ साइन करने के लिए आना होता है, लेकिन वो अपने चुन्नू मुन्नू गुंडों को भेज देता है और अपने सिंघम को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो सबको पीट पाट देता है। इसके बाद जयकांत सिकरे अपनी पूरी फौज लेकर शिवगढ़ पहुंच जाता है और सिंघम को डराने की कोशिश करने लगता है। वो सिंघम की खूब फजीहत करता है। ये सब सुनकर गांव के सारे लोग सरिया हथौड़ा लेकर जयकांत सिकरे के चारों तरफ घेर लेते हैं और उसकी गेंद में सरिया डाल के सुरंग बनाने ही वाले होते हैं कि सिंघम उन्हें रोक लेता है। तब तो जयकांत सिकरे चला जाता है, लेकिन सिंघम का ट्रांसफर वो अपने एरिया यानी गोवा में करवाता है और वो सिंघम के नाक में दम आलू करके रख देता है। लेकिन भाई सिंघम तो सिंघम है, वो सिंघम का घंटा कुछ नहीं उगाड़ पाता है। आखिरकार में जयकांत सिकरे से तंग आकर सारे पुलिस वाले सिकरे के घर चले जाते हैं और पूरा घर घेर लेते हैं। सारे पुलिस वाले एक एक करके आइडिया देते हैं उसे मारने का, पर अंत में सिंघम की पुलिस गाड़ी तो नहीं पलटा पाती, लेकिन जयकांत सिकरे के घर में ही उसकी एनकाउंटर कर देती है। भाई 40 करोड़ के बजट में बनी सिंघम ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था और मुझे लगता है कि प्रकाश राज इस यूनिवर्स के अब तक के सबसे बेस्ट विलन थे। खास करके उनके वो चीटिंग करता है तो वेलकम टू गोवा सिंघम वाले डायलॉग्स काफ़ी फेमस होते हैं। ये फिल्म हमें करप्शन ऑफ सिस्टम को दिखाता है, जहां राकेश कदम की वाइफ को DGP मिनिस्टर को इंसाफ नहीं दिला पा रहा होता। करप्ट सिस्टम सिंघम को भी परेशान, वो DCP बन चुका होता है लेकिन उनका ट्रांसफर बंद नहीं होता। इस बार उन्हें गोवा से वेलकम टू मुंबई सिंघम करने के लिए दो विलन आते हैं जो कि जयकांत सिकरे से भी पावरफुल होते हैं। एक होता है बाबा सत्यराज चंदेल तो दूसरा पॉलिटिशियन प्रकाश राव। ये फिल्म भी मलयालम फिल्म लेक लवम की रीमेक होती है, लेकिन कंटेंट में हो दम तो पब्लिक को रीमेक देखने में नहीं आती शर्म, और खासकर अगर जब फिल्म में खुद हवा में नींबू निचोड़ने वाले हो सिंघम। इस बार फिल्म में अनुपम खेर, शिव रातर, दयानंद शेट्टी और अपने CID वाले दरवाजा तोड़ने वाले दया जैसे काफ़ी सारे नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन सबसे अननोटिस्ड कैरेक्टर होता है पंकज त्रिपाठी का एज अल्ताफ। और अगर आपने इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी को नोटिस किया था या नहीं हमें ज़रूर बताना। फिल्म की स्टोरी को 2 लाइन में बताऊँ तो गुरुजी यानी अनुपम खेर का कैरेक्टर एक सच्चा ईमानदार पॉलिटिशियन होता है और उनकी मार्केट में काफ़ी इज्जत होती है, लेकिन उधर बाबा और राव को पता चलता है कि वो इलेक्शन में उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे, इसलिए गुरुजी पर पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद मूसेवाला के अंदाज में फायरिंग करवा दी जाती है। सिंघम उनके साथ होता है, लेकिन सिंघम को बचाने में गुरुजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। बस इसके बाद से ही सिंघम इनकी जड़ें खोदने में लग जाता है और बाबा के सारे काले कारनामों की पोल खोल के रख देता है। इस बार अपना सिंघम ऑन द स्पॉट जस्टिस नहीं करता, बल्कि अपने बाबा और राव की गुंड में 2 गोलियां मार के 2 एक्स्ट्रा छेद कर देता है और फिर योगी जी की पुलिस के अंदाज में ना जाने पुलिस कस्टडी में ले जाते हैं। इस टाइम बाबा और राव की गाड़ी को टैंकर ठोक देती है। फिल्म का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और धांसू डायलॉग्स होते हैं। ये फिल्म यूथ एम्पावरमेंट पर बात करती है और ये भी दिखाती है कि कैसे सिर्फ 47,000 पुलिस वाले मुंबई की 2 करोड़ जनता को संभालते हैं। फिर 4 साल तक इस यूनिवर्स से कोई भी फिल्म नहीं आती और उसके बाद जाकर फिल्म आती है सिम्बा 2018 में। अगेन ये फिल्म तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक होती है। रोहित शेट्टी इस फिल्म के राइट खरीदते हैं सिर्फ 2.5 करोड़ में और 80 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म 400 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती है। अनलाइक सिंघम, अपना सिम्बा एक फिल्म नहीं बल्कि काफ़ी रियलिस्टिक पुलिस वाला होता है जो खाने में दाल रोटी कम घूस ज़्यादा खाता है। इस फिल्म की स्टोरी को काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे भी किया जाता है और ये कहानी भी अपने सिंघम बाबू की गाँव यानी शिवगढ़ से स्टार्ट होती है, जहाँ सिम्बा भी एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय में पला बड़ा होता है और वो सिंघम की ही तरह इसे आगे चलकर गोवा में पोस्टिंग मिलती है। लेकिन हाँ, सिम्बा में तावड़े बोरकर हो जाता है और बोरकर तावड़े। हाँ, तो अब जैसा कि सिम्बा अनाथ होता है तो एक लड़की जो ऑर्फनेज को पढ़ाती है सिम्बा उसे अपनी बहन मानता है, लेकिन फिल्म के विलन के 2 घोटिया उनके दोनों भाई लोग उस लड़की का रेप करके उसे मार देते हैं और विलन के सामने 2 मिलाने वाला कुत्ता सिम्बा कब शेर बन जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता और वो विलन के अगेंस्ट जाता है जिससे पहले वो पैसे लिया करता था। फिल्म में सिंघम भाऊ की एंट्री होती है और वो सिम्बा के सारे काले करतूत की जानकारी
जारी होते हुए भी ध्रुवा और अपने सोनू सूद को जेल पहुंचाने में उसकी मदद करता है। अब रोहित शेट्टी सारा अली खान को सिर्फ इसलिए इस फिल्म में लेते हैं क्योंकि वो रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज एक फिल्म में मुझे ले लो। रोहित शेट्टी की आंखों से बिस्लेरी बहने लगती है क्योंकि खुद नवाब की बेटी उनसे रिक्वेस्ट करने आई होती है। अब कौन झोपड़ी वाला कहता है कि स्टार किड्स को यूं ही फिल्में मिल जाती है। देख रहे हो उनका स्ट्रगल, खुद डायरेक्टर्स के यहाँ जाकर काम मांगना पड़ता है। अजय शाहरुख जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद रोहित शेट्टी खिलाड़ी कुमार के साथ अपनी अगली प्रोजेक्ट लाते हैं सूर्यवंशी, जो इस फिल्म की अब तक की पहली ओरिजिनल फिल्म होती है। अब फिल्म की स्टोरी मुंबई ब्लास्ट और 26/11 जैसे अटैक से इंस्पायर्ड होती है और इस फिल्म में पहली बार इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स यानी सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी हमें एक साथ दिखाई देते हैं। स्टोरी की बात करूँ तो 1993 में हुई बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो RDX यूज़ किया गया होता है, जबकि आतंकवादियों से आने वाले हरामजादी 1000 kg RDX लाए होते हैं और बचे हुए 600 किलो को उन्होंने छुपा दिया होता है, जिसका इस्तेमाल वो अब करने जा रहे होते हैं क्योंकि खूबसूरत कश्मीर की खुशबू को बारूद की बदबू से बर्बाद करने वाले आतंकियों की गेंद में मिर्ची लगी होती है। ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ 370 आर्टिकल, अक्षय कुमार इस बार ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ होते हैं और वो डॉक्टर रिया से शादी करते हैं। आगे चलकर रिया दिया से वाइल्ड फायर बन जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा जाता है, तुमने अपने बेटे से ज्यादा अपनी ड्यूटी को चुना, तो अब तुम गए बेटा। अक्षय सर का वो डायलॉग दिल छू जाता है जब वो कहते हैं कि इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए है। ये सब लोग मिलकर सावंतवाड़ी जाते हैं, वहां पर 600 किलो RDX का पता लगाते हैं, जिसे 6-7 गाड़ियों में शहर के अलग अलग एरियाज में फोड़ने का प्लान होता है। लेकिन अक्षय पाजी भी हम जीतेंगे चैनल के सब्सक्राइबर होते हैं और वो अपनी टीम से कहते हैं कि हिम्मत, हरकत और होशियारी से हम जीतेंगे। फिर फिल्म में बड़े ही कैजुअल तरीके से सिंघम, सिम्बा सब आ जाते हैं सूर्यवंशी की मदद करने और मच्छर मारने से भी कम एफर्ट लगा के ये लोग सारे खुकार आतंकवादियों को धर पेल देते हैं। वेल आपको शायद ही पता होगा कि सूर्यवंशी 2020 से पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से रोहित शेट्टी को 2 साल का इंतजार करना पड़ा था और नवंबर 2021 में कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इस फिल्म ने 294 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अब बात करते हैं दिवाली 2024 में रू बाबा से यानी कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 से दो हाथ करने वाली फिल्म सिंघम अगेन की। तो देखो भाई, इस फिल्म के आने से पहले ही मार्केट में इसकी ट्रोलिंग चालू हो गई थी। पहला रीजन था कैरेक्टर का गोलमाल करना, तो दूसरा पूरी फिल्म ट्रेलर में ही दिखा देना। लेकिन गाड़ियां उड़ाना, धांसू BGM, एक्शन सीन्स दिखाना पूरी फिल्म ट्रेलर में ही दिखा देना, ये रोहित शेट्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। स्टोरी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कॉप यूनिवर्स की अब तक की 5th फिल्म है एंड 2nd ओरिजिनल फिल्म है। स्टोरी वही से शुरू होती है जहां सूर्यवंशी खत्म हुई थी। इस बार फिर से अपने सिंघम का प्रमोशन होता है और वो DSP से SP बन जाता है, बट अगेन उनका ट्रांसफर बंद नहीं होता। गोवा से मुंबई और मुंबई से अब जाकर जम्मू एंड कश्मीर। फिर वही उमर हाफिज यानी जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर जिसके आतंकी बेटों को अपने सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा ने मिलकर पेला था, वो मौके का फायदा उठाकर सिंघम पर अटैक करता है। अब सिंघम तो सिंघम है, वो गुंडों की धुलाई तो करता ही है, उसे पकड़ भी लेता है। तो इसी को देखते हुए मिनिस्टर यानी रवि किशन सिंघम के साथ मिलकर एक शिवा स्क्वाड फॉर्म करते हैं जिसकी पूरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से सिंघम के हाथों में होती है। कहानी में इस बार सिंघम की वाइफ यानी करीना कपूर रामायण की होस्ट होती है और फिल्म की कहानी रामायण से पैरेलल चलती है। पहले रामायण का एक सीन दिखाया जाता है, फिर उसे फिल्म में कनेक्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट हाफ में ही आपको आधे से ज़्यादा कैमियोज देखने को मिल जाता है, जैसे दीपिका, टाइगर श्रॉफ, अपने रवि किशन सबकी एंट्री हो जाती है। लेकिन अर्जुन कपूर की मुझे ये अब तक की सबसे बेस्ट एंट्री लगी। ये मुझे तब तक ही अच्छी लगी जब तक उन्होंने एक भी डायलॉग्स नहीं बोला और जब तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। अर्जुन कपूर फिर से वही फुसकी बॉम्ब निकले जिनको धूप में दिखा के बॉलीवुड वाले बार बार जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जल नहीं रहे। रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को अपनी काबिलियत प्रूव करने का पूरा मौका दिया, बट अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का नाम दिया एज डेंजर लंग। अरे भाई, रामायण दिखा रहे हो तो कुछ असुरों वाले भारी भरकम नाम देने थे ना, जैसे कालनेमी, बकासुर या फिर लवणासुर। फिल्म का फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं ठीक से कैरेक्टर सेटअप नहीं कर पाया और सेकंड हाफ इतने सारे कैरेक्टर्स को रोहित शेट्टी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी सच्चाई पर बुराई की जीत वाले कॉन्सेप्ट में रामायण को काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया। रामायण के काफ़ी सारे रेफरेंसेस जैसे नासिक, अशोक वाटिका, रावणा पैलेस यानी सिंगिया रॉक एक्सेट को भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया। हाँ, अगर विलन में अर्जुन कपूर के बजाय किसी और को ले लेते लाइक जॉन अब्राहम, राणा दग्गुबाती या फिर अपने लॉर्ड बॉबी को ही ले लेते तो कसम से मजा आ जाता। देखो, अगर ऑडियंस को विलन को देखकर गुस्सा आ जाए जब हीरो उसकी धुलाई करे तो
ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाए, उसे लगे कि हाँ मजा आया, तो समझ लेना कि विलन ने अपना बेस्ट जो भी कहो। फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में पूरी फिल्म को अजय देवगन ने पकड़ के रखा। अपने डायलॉग्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को, सारे सीन्स को उन्होंने किल किया। रणवीर सिंह ने भी शॉर्ट स्क्रीन प्रेजेंस में अच्छा काम किया एज अ फनी कैरेक्टर सिम्बा। उन्होंने फिल्म में काफी एंटरटेन किया। वेल, अगर रामायण दिखानी ही थी तो रामायण में भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी से ज्यादा उनके बराबर ही लक्ष्मण जी का भी योगदान था, लेकिन फिल्म में लक्ष्मण जी को प्रेजेंट करने वाले टाइगर श्रॉफ का कुछ खास रोल नहीं था। एवं दीपिका का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता था। सिंघम अगेन की कुछ फाइट सीक्वेंस लाइक टाइगर का फाइट सीक्वेंस, लास्ट में सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी सबको साथ में आना भी काफी अच्छा होता है। अक्षय कुमार की एंट्री भी काफी मस्त। और चुलबुल पांडे का क्या कैरेक्टर है वो मेरे से कमेंट में बिल्कुल मत पूछना। मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि सिंघम को जब पता चलेगा कि उनकी वाइफ को कभी चुलबुल पांडे ने फेविकॉल पे नचवाया था तो फिर वो क्या करें। वैसे फिल्म के एंड में कंटिन्यूड विद चुलबुल पांडे से समझ में आता है इस यूनिवर्स में और भी फिल्में आनी बाकी है। देखो, हमें हमेशा बॉलीवुड की फिल्मों में गाना रहने से दिक्कत होती थी, इसलिए रोहित शेट्टी ने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए इस फिल्म में एक भी गाना ऐड नहीं किया। फिल्म के डायलॉग्स लाइक सितारे आसमान में अच्छे लगते हैं या शेरों के कंधों पर या फिर रावण को सबक की जरूरत थी, सीख की नहीं, दिल छू जाता है। अब इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्मों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, कंटेंट की बहुत कमी चल रही है मार्केट में। एक ही वीडियो में सारा का सारा नहीं बताना होता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय श्री राम।